गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है ये एम्ब्रायोसैक के डेवलपमेंट की कहानी पढ़ रहे थे। एम्ब्रायोसैक का मतलब क्या होता है? एम्ब्रायोसैक स्टैंड्स फॉर द एम्ब्रायोसैक स्टैंड्स फॉर द फीमेल गैमेटोफाइट। इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कितने प्रकार का प्रोसेस होता है, कितने टाइप का होता है, मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, इन सारी चीज़ों पर चर्चा किया था। और हमने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है इट इज़ मोनोस्पोरिक टाइप। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कॉमन टाइप का वो मोनोस्पोरिक टाइप होता है। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको? इट इज़ आल्सो नोन एज पॉलीगोनम टाइप बिकॉज इट एग्जिस्ट इन पॉलीगोनम। फैमिली पॉलीगोनियसी का प्लांट होता है पॉलीगोनम, जिसमें कि इस प्रकार का एम्ब्रायोसैक होता है जो कि सिंगल मेगा स्पोर से डेवलप होता है। अंत में इस लेक्चर के हम लोग यहाँ पर खड़े थे, वो बिल्कुल सीन बोर्ड पर आपका वही है कि यहाँ पर ये एम्ब्रायोसैक हमने आपको बताया था कि जो फुल्ली मेच्योर एम्ब्रायोसैक होता है इसमें 7 सेल होती है, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है ये। तो 7 सेल्स कौन कौन सी होती हैं? टुवर्ड्स द चैलेजा एंड अगर आप देखें तो ये 3 सेल हैं और इन तीनों को हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। ध्यान रहे कि इन एंटीपोडल्स का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दीज डिसअपियर, डीजनरेट एंड यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, राइट। इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये जो तीनों सेल्स यहाँ पर हैं जिनको हम एंटीपोडल कह रहे हैं, एक निश्चित समय के बाद इनका काम खत्म हो जाता है। माइक्रोपाइलर एंड पर जो 3 सेल हैं उनमें से टर्मिनल पर एक सेल है और 2 बेसल सेल्स यहाँ पर जिनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं, ये होते हैं। दोनों मिल करके एग एपरेटस बनाते हैं। अब इस एग एपरेटस का काम क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब को एग सेल तक पहुंचने में मदद करता है, राइट। और इसमें जो सिनर्जिड्स में सेलुलोज की थिकनिंग इसकी इनर वाल पर होती है। और इसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो फिलीफॉर्म अपेंडेज होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, यह पोलन ट्यूब को एम्ब्रायोसैक के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो 3 सेल यहाँ पर ये मिल करके माइक्रोपाइलर एंड पर एग एपरेटस बनाते हैं, जिनमें से एक सेल एग सेल है, बाकी दोनों सिनर्जिड्स हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि एग सेल जो होता है ये तो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, फ्यूज़न होता है मेल न्यूक्लियस से, मेल गैमीट से, और ये जाइगोट में कन्वर्ट होकर आगे चलकर एम्ब्रायो डेवलप करता है। लेकिन बाकी जो दोनों सेल्स होती हैं जिनको हम सिनर्जिड्स कह रहे हैं, ये सेल्स जो सिनर्जिड्स हैं फर्टिलाइजेशन के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, ये भी नष्ट हो जाते हैं और इनका जो भी मटेरियल होता है दैट इज़ यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रायो, राइट। आप इसमें जो सेंट्रल सेल यहाँ पर देख रहे हैं इट इज़ हैविंग 2 न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है और दोनों हैप्लॉयड हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम इस अरेंजमेंट को n+n कहेंगे। इट इज़ नॉट डाइप्लॉयड। वाई? क्योंकि अभी ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम डाइप्लॉयड नहीं कहेंगे, इसको डाइकैरियोफेज कह सकते हैं। इट इज़ हैविंग 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। इट इज़ हैविंग 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पर। बात समझ गए? तो अब इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि एंटीपोडल नष्ट हो जाएंगी, फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं है इनका, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में भी कोई रोल नहीं है, ये नष्ट हो जाती हैं और इनका मटेरियल नरिशमेंट में यूज़ हो जाता है। जो इधर की 3 सेल हैं इनमें से एग सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेल गैमीट से फर्टिलाइज होकर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट करने का इसी की जिम्मेदारी होती है। बाकी जो दोनों सेल्स होती हैं जिनको आप सिनर्जिड्स कह रहे हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करने के बाद इनका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दीज 2 सेल्स आल्सो गेट डीजनरेटेड। अब यहाँ पर जो सेंट्रल सेल है इट इज़ हैविंग द 2 न्यूक्लियाई, तो ये डिप्लोफेज कंडीशन नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे कि n+n है, डाइकैरियोफेज है। जब फ्यूज़न होकर के 2n में कन्वर्ट होता है तभी उसको डिप्लोफेज माना जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इट इज़ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दीज 2 सेल्स, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके
फिर हम आगे चलेंगे और बात करेंगे गैमेटिक ट्रांसफ़र की। आपको याद होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 4 स्टेप बताया था। इनमें से पहला स्टेप था गैमेटोजेनेसिस, दूसरा स्टेप था गैमेटिक ट्रांसफ़र एंड गैमेटिक यूनियन, तीसरा स्टेप था एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटिक ट्रांसफ़र, गैमेटिक यूनियन एंड लास्ट में क्या था, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायोजेनेसिस। अभी तक हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। फीमेल गैमीट यहाँ पर कौन है, ये जो एग सेल है, इट इज़ द फीमेल गैमीट। हम इसी को क्या मानेंगे, फीमेल गैमीट कहेंगे इसी को। एग सेल को हम फीमेल गैमीट कहते हैं। ठीक है, तो अब हमको इसका स्कोप देखना है इन दोनों सेल्स का कि आगे चलकर ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो करते क्या हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। जो आपका मेल गैमीट है वो है कहाँ पर, वेयर इज द मेल गैमीट। अब आपको मालूम है कि ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की ये एक्साइन है और इसकी जो एंटाइन होती है, दिस इंटाइन, इसे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है ये वेजिटेटिव सेल होती है, दिस वन। और इसमें से 2 न्यूक्लियस जो होते हैं ये कौन होते हैं, ये मेल न्यूक्लियाई होते हैं ऑफ जनरेटिव सेल्स। और ये जनरेटिव सेल्स होते हैं। इस प्रकार से पॉलिनेशन के पहले या तो 2 सेल स्टेज होती है, लेकिन बाद में वो 3 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर ये पहले से ही 3 सेल होती है। हम आपको इसे बता चुके हैं। इस तरीके से अगर हम पोलन ग्रेन को देखें तो वेजिटेटिव सेल लार्जर होती, संख्या में 1 होती है, और ये दोनों जनरेटिव सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। यही जो जनरेटिव सेल्स हैं इन्हीं को हम नाम देते हैं मेल गैमीट कहते हैं इन्हीं को। ये मेल गैमीट हैं। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन है, ये पोलन ग्रेन है, जिसको कि हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इट इज द मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन। इट इज नॉट द मेल गैमीट बट इट इज मेल गैमेटोफाइट। तो इसकी जो एक्साइन होती है और ये जो होती है इंटाइन होती है। तो यहाँ पर इंटाइन जो होता है वो इस तरीके से एक ट्यूब के फॉर्म में रिलीज होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन ट्यूब। अब इसमें से ये दोनों न्यूक्लियस निकलकर फर्टिलाइजेशन के दौरान जब पॉलिनेशन हो जाता है, आगे पॉलिनेशन ही पढ़ाएंगे, तो इसके ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर रिलीज होते हैं। अब एक होता है सेंट्रल सेल और दूसरा होता है एग सेल। दिस वन इज एग सेल एंड दिस वन इज द सेंट्रल सेल। कितने न्यूक्लियस हैं यहाँ पर, इसको हम लिखते हैं n+n क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, और इसको लिखते हैं n, ये हैप्लॉइड होता है। अब इसमें से एक न्यूक्लियस तो इसके अंदर घुस जाता है और दूसरा न्यूक्लियस इनके साथ फ्यूज़न करता है। चूँकि यहाँ पर मेल गैमीट संख्या में 2 होते हैं और फ्यूज़न भी 2 से होता है, 2 बार फ्यूज़न होता है। एक से होता है कि सेंट्रल सेल के अंदर मेल गैमीट घुसेगा और वहाँ पर जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उनके साथ जाकर ये मिल करके 3 न्यूक्लियस की स्टेज और बाद में फ्यूज़न करके 3n स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से चूँकि यहाँ पर 2 बार फ्यूज़न होता है, इसको डबल फ्यूज़न कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और सेंट्रल सेल में ट्रिपल फ्यूज़न क्यों कहते हैं उसको, इसलिए क्योंकि 3 न्यूक्लियस होते हैं और आपस में फ्यूज़ करके 3n स्टेज डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सेल्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज होती हैं, ज़रा ये देख लीजिए।
अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो सेल है फ्यूज़न के बाद, अब जो न्यूक्लियस फ्यूज़न के बाद बन रहा है, इसकी जो प्लॉइडी है वो 3n है, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या इसी को 3n स्टेज कहा जाता है, राइट। और ये जो सेल यहाँ पर बन रही है, दिस इज द जाइगोटिक सेल। इसका न्यूक्लियस 2n होता है और इसे हम बोलते हैं जाइगोट। अब इस जाइगोट से आगे चलकर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है और ये डेवलप करता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करता है। हम आपको बताएंगे आगे कि एंडोस्पर्म क्या चीज़ होता है यहाँ पर। तो इस तरह से एंडोस्पर्म हो गया ये, और जाइगोट से एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रायो को नरिशमेंट देने वाला होता है एंडोस्पर्म, यानी कि जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, जैसे एनिमल्स में यॉक होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार से प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, उसी तरीके से प्लांट सेल्स के अंदर ये उसके स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। और ये एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो यहाँ पर डेवलप होता है जाइगोट से, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए। व्हाट इज़ द रोल, व्हाट रोल हैव टू प्ले, तो बोलेंगे कि जाइगोट कन्वर्ट्स टू एम्ब्रायो, जाइगोट कन्वर्ट्स टू एम्ब्रायो, एंड एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है वो डेवलप होती है किसमें, एंडोस्पर्म में। ये 3n जो न्यूक्लियस होता है, इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, 3n जो स्टेज होती है न्यूक्लियस की। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, जो कि इस डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट देता है, और जो जाइगोट से हो रहा है उसको एम्ब्रायो कहते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 बार फ्यूज़न हो रहा है, इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मीन्स द फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। क्यों इसको एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स की ही प्रॉपर्टी है। एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ओनली, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ओनली। ये जो है केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की प्रॉपर्टी है, डबल फर्टिलाइजेशन। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, ये सवाल पूछा जाता है। साइंटिस्ट का नाम था नवासिन, जिन्होंने इसे खोजा था, डबल फर्टिलाइजेशन। द डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय W नवासिन, राइट। ये है इनका नाम, नवासिन के नाम से ये फेमस है। अक्सर ये पुराने क्वेश्चंस में शामिल है, पूछ लिया जाता है। NCERT में लिखा नहीं होगा, लेकिन ये पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवासिन। डबल फर्टिलाइजेशन कहते क्यों है, क्योंकि 2 बार फ्यूज़न होता है। एक तो सेंट्रल सेल के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज़ करता है, दूसरा मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज़न करता है। क्योंकि यहाँ पर 2 बार फ्यूज़न हो रहा है मेल गैमीट का, इस वास्ते इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ओनली। ये केवल एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, राइट। इतनी सारी बातें समझने के बाद अब हम इन सब चीज़ों को यहीं पर छोड़कर अब चलेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे स्टेप की बात करेंगे। क्योंकि हमने पहला स्टेप पढ़ लिया है गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स, मेल और फीमेल गैमीट के निर्माण की कहानी हमने पढ़ ली है। फीमेल का निर्माण कर दिया, एम्ब्रायो सैक डेवलप कर दिया, उसमें एग सेल हो गया और सेंट्रल सेल जो आगे चल के फ्यूज़न करेंगे, क्या बनाएंगे हम यहीं पर बता दे रहे हैं। और मेल गैमीट की अगर बात करें तो वो पोलन ग्रेन्स हैं। पोलन ग्रेन में एक्साइन एंटाइन का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया है। गैमीट्स कितने होते हैं ये बता दिया है। वेजिटेटिव सेल यहाँ नरिशमेंट देती है, जनरेटिव सेल्स मेल गैमीट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें समझने के बाद अब हमको चलना है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे स्टेप की चर्चा करनी है। ये जो दूसरा स्टेप होता है ये कौन होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स। अभी तक क्या बता रहे थे, गैमेटोजेनेसिस। अब क्या बताने चल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हायर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स में तो सब में ऊगैमस कंडीशन होती है, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर हायर केसेज में, चूँकि आपको मालूम है कि फ्लावरिंग प्लांट हायर केस है, हायर प्लांट है, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस कारण से होता है, ये हायर प्लांट्स में, तो यहाँ पर ऊगैमस कंडीशन बनती है। यहाँ पर मेल गैमीट आकार में छोटा होता है, इसके पास या तो लोकोमोटरी आर्गन होंगे, अगर नहीं भी हैं तो या तो ये पैसिव होगा या सेल्फ मोड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो चूँकि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमीट में किसी भी प्रकार का, जो पोलन ग्रेन है मेल गैमीटोफाइट, इसमें किसी भी प्रकार का लोकोमोटरी आर्गन नहीं है, मूवमेंट के लिए कोई आर्गन नहीं है, एक्सेप्ट द पाइनस, क्योंकि पाइनस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, आइए उस हेडिंग की बात करते हैं हम जिसमें हम पढ़ाने चल रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट्स। ये आप नोट कर लीजिए, समय है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर चलें आगे। चलिए आगे की बात करें। ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स, जी हाँ, ऊगैमस कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? ऊगैमस। मतलब क्या हो गया? मेल गैमीट स्मॉल, मोटाइल, किसमें? इन पाइनस। पाइनस जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है जिसमें कि विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यहां पर पंख होते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो यहां पर मेल गैमीट मोटाइल होता है, परंतु बाकी में क्या होगा? मोटाइल का मतलब अपने दम पर मोटाइल नहीं होता है, इसमें पंख पाए जाते हैं, जो पैरासूट मैकेनिज्म होती है, हवा के साथ उड़ कर जाते हैं। ये स्वयं में किसी में भी पावर ऑफ मूवमेंट नहीं होता। ये जो पावर ऑफ मूवमेंट की बात होती है ऊगैमस कंडीशन में, ये लोअर प्लांट्स की बात होती है। हायर प्लांट्स में मेल गैमीट भी सेसाइल होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपने दम पर ये मूवमेंट नहीं करते, ना तो इनमें फ्लैजिला होता है ना ही इनमें सीलिया होता है, कोई भी आर्गन मूवमेंट का नहीं होता। पाइनस में थोड़ा सा एडवांसमेंट होता है जहाँ पर कि विंग्स डेवलप होते हैं, परंतु फिर भी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विंग्स दीज आर पैसिवली ब्लोन इन एयर, और फिर इसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक, दूसरा कौन होता है? जो फीमेल गैमीट होता है, फीमेल जो गैमीट होता है, लार्जर इन साइज, आकार में बड़ा होता है, पैसिव होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, मोटाइलिटी जो होती है वो पाइनस में भी नहीं होती है, बस उसमें पंख पाए जाते हैं, विंग्स, इस वजह से हम उसको मोटाइल मान लेते हैं, हवा में उड़ाकर वो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल गैमीटोफाइट होता है, मेल गैमीट,
is present inside the male gametophyte. Male gametophyte. And this male gametophyte is known as pollen. क्या कहते हैं? This male gametophyte is known as pollen. तो इस प्रकार से मेल गैमीट किसके अंदर होता है? पोलन के अंदर होता है। जब कभी भी ट्रांसफ़र मेल गैमीट की हम बात करते हैं तो मेल गैमीट का ट्रांसफ़र पोलन के साथ होता है, अकेले कभी नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। तो इसलिए क्या होता है कि जो मेल गैमीट्स होता है, हेंस ट्रांसफर्ड टू फीमेल गैमीट बाय पोलन ग्रेन। कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र तो होता है लेकिन मेल गैमीट अपने दम पर नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर ट्रांसफ़र मेल गैमीटोफाइट का होता है। और ये मेल गैमीटोफाइट है कौन? पोलन ग्रेन, जिसके अंदर कौन बंद है? मेल गैमीट है। इसलिए मेल गैमीट को फीमेल तक पहुँचाने का काम पोलन ग्रेन का होता है। और पोलन ग्रेन में भी अपना कोई पावर ऑफ मूवमेंट नहीं होता, इसलिए ये दूसरे सिस्टम पर निर्भर होता है। यानी कि इनको फीमेल तक पहुंचाने के लिए कुछ एजेंसीज होती हैं, हम उन एजेंसीज पर बाद में बात करेंगे। यहाँ पर पोलन ग्रेन को फीमेल तक पहुँचने की इस क्रिया का नाम पॉलिनेशन कहते हैं इसको। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे। क्या? द प्रोसेस ऑफ अराइवल and landing of the pollen grains on the tip of the stigma. Tip of the stigma of pistil. पढ़ा है ना पिस्टिल? पिस्टिल के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का अराइवल और यहाँ पर इसकी लैंडिंग करने की इस प्रोसेस का नाम क्या है? इट इज़ नोन एज पॉलिनेशन। इज नोन एज, हम इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। दिस द प्रोसेस ऑफ अराइवल एंड लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द टिप ऑफ द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि पोलन ग्रेन में किसी भी प्रकार का कोई भी पावर ऑफ मूवमेंट नहीं होता, बिकॉज दीज डू नॉट हैव फ्लैजिला और सीलियर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। तो पोलन ग्रेन पैसिव होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, परंतु इनको फीमेल तक ले जाने के लिए किसी एजेंसी की मदद ली जाती है। बस यहाँ पर इस एक्ट को, जिसमें कि ये किसी एजेंसी के माध्यम से फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचकर वहां लैंड करते हैं, इस प्रोसेस का नाम हम क्या देते हैं? इट इज़ नोन एज पॉलिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई? पॉलिनेशन, जी हाँ, पॉलिनेशन को कराने वाली जो एजेंसीज होती हैं हम उन्हें पॉलिनेटिंग एजेंसीज कहते हैं, राइट। ये आप नोट कर लीजिए जो भी लिखा है। इसके आगे बढ़ें। टाइप ऑफ पॉलिनेशन पर हम बात करेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए। ये लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे हम टाइप ऑफ पॉलिनेशन पर।
दिस स्ट्रक्चर इज फीमेल एंड दिस वन इज द मेल। आप इसे बोलेंगे दिस वन इज द फिलामेंट, दिस वन इज द एंथर। नाउ दिस एंथर स्प्लिट्स, और इसके बाद ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकलते हैं बाहर, और पोलन ग्रेन यहाँ से निकल करके फिर ये पहुँच जाते हैं किस पर, स्टिग्मा के टिप पर पहुँच जाते हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ से पोलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा के टिप पर पहुँच जाते हैं। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा पिस्टिल का एपिकल पोर्शन होता है, ठीक है। इसी प्लेटफॉर्म पर पोलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं, और इस एक्ट को हम पोलिनेशन कहते हैं। जो आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, दिस एक्ट इज नोन एज पोलिनेशन। दिस हम इसे पोलिनेशन कहते हैं, परागण की क्रिया हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से डेफिनेशन पर जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ अराइवल एंड लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द टिप ऑफ द स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पोलन ग्रेन है, इसके अपने पास किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट का ऑर्गेन नहीं है, कोई लोकोमोटरी ऑर्गेन नहीं है, न सीलिया है, ना फ्लैजिला है, ना ऐसा और कोई डिवाइस है जिसकी मदद से ये यहाँ से फीमेल के टिप तक पहुँच जाए। फिर क्या होगा? ऐसी कंडीशन में इनकी मदद करने के लिए किसी न किसी दूसरे एजेंट की ज़रूरत होगी, एजेंसी की ज़रूरत होगी। जो एजेंसी यहाँ पर पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेकर जाने में मदद करती है, हम उसे पोलिनेटिंग एजेंसी कहते हैं। क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज द पोलिनेटिंग एजेंसी, राइट। अब ये जो पोलिनेटिंग एजेंसी होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक बायोलॉजिकल होती है और दूसरी नॉन बायोलॉजिकल होती है। तो यू कैन राइट डाउन हियर द पोलिनेटिंग एजेंसी। व्हाट इज द पोलिनेटिंग? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि बिकॉज द पोलन ग्रेन्स डू नॉट हैव एनी, पोलन ग्रेन्स डू नॉट हैव any organ of movement, organ for movement, इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो द पोलन ग्रेन्स आर कैरीड to the tip of the stigma, tip of the stigma by agencies known as pollinating agencies। कह रहे हैं कि चूंकि पोलन ग्रेन पर अपना कोई भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है मूवमेंट के लिए, इट इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑर्गेन फॉर मूवमेंट, सो द पोलन ग्रेन्स आर कैरीड टू द टिप ऑफ द स्टिग्मा with the help of certain kind of agencies, and the agencies that help in this process are known as pollinating agencies। ऐसी एजेंसीज को पॉलिनेटिंग एजेंसीज के नाम से जाना जाता है। ठीक, डायग्राम आपके सामने है, कॉपी करिए इसको, जो नीचे लिखा है आप इसको मेंशन करें, इसको लिख लीजिए कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचने की कला पॉलिनेशन है। इस काम में जो एजेंसीज मदद करती हैं उसे पॉलिनेटिंग एजेंसी कहते हैं। ये इसके आगे की कहानी हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल इसे नोट करिए। लिख लिया होगा। ये जो, अब ये डायग्राम हटा देंगे, ये जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक बायोलॉजिकल होती हैं और दूसरी नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज होती हैं। ठीक है, देखेंगे, मिटा रहे इसको, जल्दी कर लीजिए।
ये जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये बेसिकली दो तरह की होती हैं, नॉन बायोलॉजिकल और दूसरी होती हैं बायोलॉजिकल। ये जो नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज होती हैं, इनमें दो मुख्य रूप से हैं, एयर है और वाटर है। नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज में दो हैं, एयर और दूसरा है वाटर। यानी कि परागण की क्रिया में, पॉलिनेशन के प्रोसेस में पानी और हवा, ये दो नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज हैं जो इस काम में इसकी मदद करती हैं। ठीक है। और जो बायोलॉजिकल एजेंसीज होती हैं, इनमें इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, मोलस्क होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और इवन की प्राइमेट्स में मैन भी होता है। ये पॉलिनेशन के प्रोसेस में मदद करने वाले बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। इंसेक्ट्स से अगर पॉलिनेशन होता है तो हम इस घटना को बोलते हैं एंटोमोफिली। दिस वन, एंटोमोफिली। अगर बर्ड से होता है तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं। अगर मोलस्क से होता है तो मैलेकोफिली होता है। अगर रेप्टाइल से होता है तो हर्पेटोफिली होता है। और अगर मैन से होता है तो एंथ्रोफिली होता है। इस तरह से अगर हम बात करें कि जो बायोलॉजिकल एजेंसीज हैं, तो जैसे इंसेक्ट्स की बात करते तो एंटोमोफिली कहलाता है। इसमें ढेर सारे इंसेक्ट्स को फूलों पर मंडराते हुए आपने देखा होगा। जो रंग बिरंगे खिले हुए फूल होते हैं, उन पर मंडराने वाले इंसेक्ट्स को आपने देखा होगा। उनका पर्पज पॉलिनेशन नहीं होता, बट दे आर वेरी सेल्फिश एंड दे हैव टू कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर्स। इस काम के लिए उनको कंसील करने के लिए फ्लावर्स में भी कुछ खास प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं जिनको नेक्टरीज कहा जाता है, और इन्हीं नेक्टरीज में नेक्टर कलेक्ट करके वो रखते हैं, जिसको मकरंद कहा जाता है। और इंसेक्ट्स इसके जो है शौकीन होते हैं, तो वो नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए ही फ्लावर्स में घुसते हैं, बदले में पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है। ये कहानी हम आपको पढ़ाएंगे आगे चलकर, अपने इसी सेगमेंट में थोड़ा सा बाद में पढ़ाएंगे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। निजी स्वार्थ पर होता है, ये पारस्परिक स्वार्थ पर होता है, और या फिर न्यूट्रल होता है। इन सारी चीज़ों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी यहीं पर रहेंगे। तो इस तरह से इंसेक्ट्स के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन एंटोमोफिली कहलाता है। तमाम प्रकार के बर्ड्स होते हैं जो फूलों पर बैठती हैं, पेड़ों पर बैठती हैं, उनकी शाखाओं पर, तो वो पॉलिनेशन कर देती हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है मोलस्क का। आपको मालूम है कि मोलस्क में तमाम ऐसे जीव होते हैं जैसे स्नेल्स होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं कि पॉलिनेशन में कहीं कहीं मदद करते हैं। तो मैलेकोफिली हो गया। रेप्टाइल्स में खास करके ये जो लेजार्ड्स होते हैं, जो गार्डन लेजार्ड्स होते हैं, ये पेड़ों की शाखाओं पर इधर उधर घूमते रहते हैं और इनकी मदद से पॉलिनेशन हो जाता है। मनुष्य की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि खेतों में हम जब जाते हैं, सरसों के खेत में टहल रहे होते हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर फ्लावरिंग करा देते हैं। ठीक है। तो ये सारे एजेंट्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल एजेंसीज में मोस्ट कॉमन है। और अगर नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज की बात करें तो पॉलिनेशन बाय एयर इज नोन एज एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय एयर is known as anemophily, and the pollination by water
इट इज नोन एज द हाइड्रोफिली। Pollination by air is known as anemophily and the pollination by water is known as hydrophily। ध्यान रहे कि ये जो हाइड्रोफिली है ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्लांट्स में होता है। लगभग कुल मिलाकर के कुछ प्लांट्स होते हैं, लगभग 30 जनरा के आसपास होते हैं। 30 जनरा, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अबाउट 30 जनरा ऑफ द प्लांट्स ओनली। इसलिए अगर हम नॉन बायोलॉजिकल एजेंसी का नाम लेते हैं तो इसमें एयर पॉलिनेशन जो होता है इट इज़ मोस्ट कॉमन। जो एयर पॉलिनेशन है वो मोस्ट कॉमन है। और जो ये हाइड्रोफिली होता है इन अबाउट 30 डिफरेंट जेनरा ऑफ प्लांट्स। इस प्रकार का पॉलिनेशन जो है वो लगभग 30 जनरा में होता है, 30 जनरा। ये 30 प्लांट्स में होता है, 30 प्रकार के प्लांट्स में। और जो ये एयर पॉलिनेशन होता है अमंग नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज, द पॉलिनेशन बाय एयर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एनिमोफिली। अब क्वेश्चन ये है कि अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग प्रकार की विधि क्यों अपनाई जाती है। किसी में इंसेक्ट पॉलिनेशन करा रहा है, किसी में हवा पॉलिनेशन करा रहा है, किसी में वाटर पॉलिनेशन करा रहा है। इसके कारण क्या है? तो इसका कारण जो प्लांट है उसके फ्लावर्स, उसका इन्फ्लोरेसेंस, उसकी मोड ऑफ उसका अरेंजमेंट, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी बनावट में जो है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पॉलिनेटिंग एजेंसीज फिक्स होती हैं। ठीक, ऐसा नहीं होता कि इंसेक्ट सभी में पॉलिनेशन करा लेगा या फिर पानी सभी में पॉलिनेशन करा दे, ऐसा नहीं होता। उस फ्लावर की बनावट होती है, उसका हैबिट एंड हैबिटेट होता है, किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में। जैसे मान लो कि कोई भी प्लांट लैंड का है, टेरिस्ट्रियल प्लांट है, और चाहो कि उसमें वाटर पॉलिनेशन हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पौधे के हैबिट एंड हैबिटेट के आधार पर, उसके फ्लावर के बनावट के आधार पर कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर उसका है, पॉलिनेटिंग एजेंसीज मदद करती हैं। तो इसलिए कुछ खास क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि किस किस प्रकार की कंडीशन बनती है किस प्रकार के पॉलिनेशन में। तो आइए उस पर एक चर्चा करेंगे। इस आधार पर हम टाइप ऑफ पॉलिनेशन डिसाइड करते हैं। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसीज। तो कौन सी पॉलिनेटिंग एजेंसी किस में काम आएगी, उसके लिए फ्लावर में क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक थोड़ी सी जानकारी हम इस पर करेंगे। और उसके बाद हम इसके जेनेटिक बेस बैकग्राउंड पर आएंगे, पॉलिनेशन के जेनेटिक बैकग्राउंड पर हम बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे एनिमोफिली अगर होती है, यानी कि एयर पॉलिनेशन होता है, सपोज दैट पॉलिनेशन बाय एयर, अगर हम इसकी बात करें, अगर इससे पॉलिनेशन हो रहा है बाय एयर तो क्या रिक्वायरमेंट है इसमें? पोलन ग्रेन्स जो होते हैं आर लाइट वेटेड। ये लाइट वेटेड होते हैं, वजन इनका कम होता है, हल्के होते हैं, क्योंकि हवा में उड़कर इनको एक दूरी तक जाना है। तो अगर ये हैवी साइज़ के होंगे, इनका वजन ज़्यादा होगा, तो एयर पॉलिनेशन के लिए योग्य नहीं होंगे ये। तो जितने भी पॉलन ग्रेन्स जो कि पॉलिनेशन जिसमें कि हवा मदद करती है, उनका वजन जो होता है वो कम होता है, वो लाइट वेटेड होते हैं। दूसरी खास बात इनकी ये होती है कि हवा में उड़ते समय वो किसी ऑब्जेक्ट से चिपक न जाएं। नहीं समझे? आपको जाना इनको स्टिग्मा तक है और रास्ते में पता लगा कि कोई दीवार है, कोई झुरमुट है, कोई सूखे हुए पेड़ की टहनी है, गए और वहीं पर चिपक गए, तो फिर इनका काम नहीं होगा। ये चिपक गए तो हवा इनको उड़ाकर ले भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो किसी पॉइंट पर चिपक गए हैं। इसलिए ऐसे पोलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी होते हैं। मतलब ये हो गया कि वो उनके सरफेस पर कोई ऐसे केमिकल की कोटिंग नहीं होती है कि जो गम टाइप का काम करे, लेटेक्स हो जो कि ले जा करके चिपका दे कहीं पर, ऐसा नहीं होता। इसलिए इनको हम नॉन स्टिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन स्टिकी। ये
पोलन ग्रेन की बनावट हो गई। दूसरी बात ये करेंगे कि जो मॉडिफिकेशन पोलन ग्रेन में हो रहा है, जो रिक्वायरमेंट है, कुछ इसी प्रकार का रिक्वायरमेंट स्टिग्मा भी उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो स्टिग्मा का जो प्लेटफार्म होता है वो थोड़ा वाइड होता है एयर पॉलिनेशन के लिए। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर आप ऐसे समझें, स्टिग्मा जो होता है इज फेदरी। अब फेदरी का मतलब क्या होता है? फेदरी का मतलब उसमें कुछ जो है हेयर लाइक अपेंडेज ऊपर की तरफ निकले होंगे, ताकि पोलन ग्रेन अगर भाग रहा हो तो वो उसी में उलझ कर वहीं रुक जाए। तो इसलिए क्या होता है कि स्टिग्मा फेदरी होता है। फेदरी होने का मतलब प्लमस टाइप का, और ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लो कि ये स्टिग्मा है, सपोज दैट, तो इनके सरफेस पर इस तरीके से हेयर लाइक अपेंडेज होंगे जो कि इस पोलन ग्रेन को ट्रैप करने में माहिर होंगे, तो पोलन ग्रेन को जाने नहीं देते। तो पोलन ग्रेन हल्का होता है, नॉन स्टिकी होता है। स्टिग्मा जो होते हैं वो फेदरी होते हैं। और बात आप समझ लीजिए कि जो स्टैमेंस होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, इंट्रोर्स कंडीशन नहीं होती, वो एक्सपोज्ड होते हैं, इंसर्टेड नहीं होते। मतलब ये एक्सपोज्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपोज्ड का मतलब कि जैसे मान लो कि ये है, कोई फूल है, सपोज दैट ये है। अब इनके स्टैमेंस जो होंगे अगर यहीं तक हैं तो यहाँ से पोलन ग्रेन निकल कर बाहर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको तो ढक लिया है किसने? इनको यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन, ये स्टैमेन छोटे आकार के हैं ऐसे, अब ये बंद हो गए हैं, अंदर हैं, तो इनका जो पोलन ग्रेन है वो निकल ही नहीं पाएगा हवा के झोंके से। ऐसी कंडीशन में स्टैमेंस को यहाँ पर फूल से बाहर निकला होना चाहिए। इनका जो स्टैमेन है वो कैसा होना चाहिए? वो एक्सपोज्ड होना चाहिए। स्टैमेन कैसा होना चाहिए? एक्सपोज्ड होना चाहिए टू एयर। ऐसा ना हो कि इंसर्टेड हो, छोटा हो और फूल के अंदर हो, करोला ने इनको ढक रखा हो। तो इस प्रकार से ये हवा का झोंका पाकर इनमें से पोलन ग्रेन बाहर जाते हैं, तो इसके लिए स्टैमेन को एक्सपोज्ड होना यहाँ पर ज़रूरी है। स्टैमेन कैसे होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं, ताकि हवा के साथ उड़ करके इनके पोलन ग्रेन्स दूर दूर तक जा सकें। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे की बात करते हैं। तो स्टिग्मा फेदरी हो गया। जो स्टैमेंस होते हैं लॉन्ग होते हैं, एक्सर्टेड होते हैं। एक्सर्टेड का मतलब बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो एयर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, एयर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैव द सिंगल ओव्यूल in their ovary। एयर पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं इनमें सिंगल ओव्यूल होता है इनकी ओवरी में। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं जो हमने आपको बता दिया है। और सामान्य तौर पर ये डाइकॉट प्लांट्स में होता है। एयर पॉलिनेशन सामान्य तौर पर किस में होता है? डाइकॉट प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एयर पॉलिनेशन की ये जो रिक्वायरमेंट है ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। अब दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो वाटर पॉलिनेशन की है, हाइड्रोफिली की है। हाइड्रोफिली का मतलब कि निश्चित रूप से प्लांट को क्या होना चाहिए? एक्वाटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लांट को एक्वाटिक होना चाहिए। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, सारी चीज़ें जो बोर्ड पर है इसको नोट कर लीजिए आप। वाटर पॉलिनेशन,
यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, ये जो प्लांट्स हैं या तो सबमर्ज्ड प्लांट्स होंगे या रूटेड प्लांट्स होंगे या फिर फ्री फ्लोटिंग होंगे। पानी में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो 3 तरह के होंगे। ठीक है, इतने प्रकार के प्लांट्स हैं, इसे आप मेंशन कर लेंगे। और इसके आगे की जो कहानी है कि वाटर पॉलिनेशन किस प्रकार होता है, इस पर हम चर्चा अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक कि प्लांट्स किस तरीके के, सबमर्ज प्लांट, रूटेड प्लांट्स एंड फ्री फ्लोटिंग, इन पर चर्चा हो गई। इसके अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि वाटर पॉलिनेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और जेनेटिक बैकग्राउंड क्या है इसके पॉलिनेशन का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।